कॉम्बिनेशन सर्किट्स वो होते हैं जो आप डिपेंड कर रहे हो प्योरली करंट इनपुट पे, और सिक्वेंशियल सर्किट्स एक्चुअली आप देखेंगे कि इनकी आउटपुट ना सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है बल्कि हिस्ट्री पे भी डिपेंड कर रही होती है कि प्रीवियसली क्या रिजल्ट था, क्यों आउटपुट आपकी वापस इनपुट में रोल प्ले कर रही है। तो आप ये समझें कि सिक्वेंशियल सर्किट्स, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि आपका ये जो कंप्यूटर है इसमें जो बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट है, जाहिर है रूम ये बना हुआ है, इसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो ब्रिक है, उनके जरिए ये रूम कंस्ट्रक्शन हुई है। इसी तरह जो आपका कंप्यूटर है तो इसमें जो सर्किट्स हैं उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका सिक्वेंशियल सर्किट ही होता है। आज हम सिक्वेंशियल सर्किट में पहला जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है एसआर लैच। अगर आप देखिए ये एक ना मेमोरी एलिमेंट है। अब मुझे आज अगर आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा, मुझे साथ साथ फीडबैक देनी है, साथ साथ प्रॉम्प्टिंग करनी है। मैं कोई पूछता हूं तो उसको आंसर करना है। तो मैंने उसके लिए पार्टिसिपेशन के मार्क्स एक्टिव कर लिए हैं। जो मेरे साथ 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 रोल प्ले करेगा, आंसर देगा, साथ साथ मुझे बताएगा, मैं उसके बताने पे ही पार्टिसिपेशन मार्क्स ऐड कर रहा हूँ। वो बहुत जरूरी है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। ये आपके पास ना एक मेमोरी डिवाइस है। फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज कर रहा हूं मैं, मेमोरी डिवाइस। जब मेमोरी डिवाइस कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, दो इनपुट्स हैं इसकी एस और आर, और दो आउटपुट्स बजाहिर आपको नजर आ रही हैं, एक क्यू और एक क्यू प्राइम। आपको माइंड में रखना है बजाहिर तो आपकी ये आउटपुट एक क्यू है, एक क्यू प्राइम है। जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो अगर हम ये कहें कि आउटपुट क्यू ही है जिससे हमें कंसर्न है, हाँ उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म भी अवेलेबल है साथ साथ, तो गलत नहीं होगा। तो मैं समझ सकता हूं कि इस सर्किट की जो आउटपुट है अगर वो सिर्फ क्यू को कंसिडर कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? जब भी आपको पता चलेगा कि क्यू वन है, इट मीन्स दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपकी उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगी उसकी। तो इसलिए इस मेमोरी एलिमेंट को मैं अगर कह दूं कि इसकी आउटपुट Q है और इसकी इनपुट्स SR है, क्लॉक को थोड़ी देर के लिए हम जरा साइड पे रख दें, इसकी इनपुट्स SR है और आउटपुट Q है, हाँ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म अवेलेबल है, तो गलत नहीं होगा। अब मेमोरी एलिमेंट इसको किस सेंस में कहा गया, यहां Q पे जब भी ये मेमोरी एलिमेंट, ये असल में वो मेमोरी एलिमेंट है जो सिंगल बिट को स्टोर करता है। सिंगल बिट या तो 0 होगी या 1। स्टोरेज किस तरह से विजुलाइज करेंगे? स्टोरेज इस तरह से विजुलाइज करेंगे, ये जो सर्किट है हर वक्त इसकी आउटपुट जो Q है कोई ना कोई फॉर्म अवेलेबल होगी, या 0 होगा या 1 बिट होगा। क्यों? जिसने भी इसको यूज किया होगा तो लास्ट टाइम कोई ना कोई रिजल्ट तो इधर छोड़ के गया होगा ना वो। तो जब भी इस सर्किट को कोई न्यू यूजर यूज करेगा तो एज्यूम कर लें क्यू पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है जो प्रीवियस यूजर इसको यूज करके गया है। तो बताइएगा ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब आपने एज्यूम यस करना है, सर। आपको इसके लिए अब परेशानी नहीं होगी अगर इस पॉइंट को एज्यूम कर लें कि क्यू के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, और जाहिर है एक सिंगल लाइन है तो सिंगल बिट इसके ऊपर पड़ी होगी, या 0 पड़ी होगी या 1 पड़ी होगी, जिसने भी इसको यूज किया है। वो और बात है कि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी अवेलेबल है। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये क्यू कोई कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, जब नई इनपुट दूंगा तो फिर भी क्यू मॉडिफाई होगी ये वाली। तो बताएं जो पहले पड़ा हुआ था क्यू उसको मैं क्या कहूं, और जो नया क्यू आया है उन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि पहले क्या पड़ा हुआ था, और हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि अब किसी ने कोई SR पे कोई इनपुट दी है तो न्यू रिजल्ट क्या आया। तो अब यहाँ दो चीजें आ गई,
क्यू एक ही है, एक लाइन, एक तो प्रीवियस रिजल्ट जो पड़ा हुआ था वो मौजूद है, एक न्यू अपडेट होगा बाद में वो मौजूद है। इन दोनों को टाइम वाइज डिफरेंशिएट करें। मुझे अगर बताना हो कि पहले क्या पड़ा हुआ था, मुझे अगर देखें अभी ये अपडेट हो गया, फर्ज करें ये अपडेट हो गया, नई इनपुट दी और ये रिजल्ट अपडेट हो गया, नई बिट इसमें स्टोर हो चुकी है। तो जो नई इन आउटपुट आएगी उसको हम टाइम वाइज क्यू टी प्लस वन कहेंगे। यानी जब भी मैं आपसे कहूं कि न्यू क्यू क्या है, तो इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं क्यू एट टाइम टी प्लस वन। और जो ओल्ड क्यू पड़ी हुई थी पहले वो भी क्यू ही है, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्यू टी से। क्यू टी। अब आपने माइंड में रखना है आपकी जो क्यू टी है वो ओल्ड क्यू है, जाहिर है डिवाइस एक ही है और आउटपुट भी उसकी एक ही है। उस आउटपुट पे अगर मैं कहूं क्यू टी इक्वल टू 0, इट मीन्स ये पुरानी क्यू की बात हो रही है। और जब मैं कहूं क्यू टी प्लस वन अब ये हो गई है, तो इट मीन्स मैं वो नई वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो अब आपने माइंड में रखना है ये जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि ओल्ड रिजल्ट क्या था और अगर नया अपडेट हुआ तो उसको बताना है। तो दो तरह से क्यू की लेबलिंग क्या कर देंगे, क्यू क्यू ही रहेगा, एक हो जाएगा क्यू एट टाइम टी और एक हो जाएगा क्यू एट टाइम टी प्लस वन। अगर मैं क्यू टी प्लस वन की बात कर रहा हूं इट मीन्स मैं न्यू क्यू की बात कर रहा हूं। जो यूजर आया उसने रिजल्ट दिया और जो न्यू रिजल्ट मॉडिफाई हुआ उसको कहेंगे क्यू टी प्लस वन। और जब यूजर आया उसने अपना रिजल्ट अपडेट करने के लिए अभी इनपुट प्लेस करनी थी, अभी की नहीं है, उस वक्त क्यू क्या पड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? टी सर। क्यू टी। तो मेरे ख्याल में ये चीजें सबको पता चल जानी चाहिए कि क्यू टी क्या है और क्यू टी प्लस वन क्या है। ये इसलिए है, ये मेमोरी एलिमेंट है, सिक्वेंशियल सर्किट है, इसमें आपकी आउटपुट वापस इनपुट सेक्शन में भी जा सकती है, तो टाइमिंग वाइज ये वेरिएशन आप ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, इस टेबल को देखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा जी। यहाँ पे Q और Q प्राइम दोनों है, लेकिन टेबल में सिर्फ Q T का है। फिर ये क्यों है? लाइक Q T प्लस वन ये पता है कि क्यों है, लेकिन सिर्फ Q और Q प्राइम है और वहाँ पे टेबल में सिर्फ Q T प्लस वन है। तो ये कहाँ पे? देखिए है क्यू ही, इसके साथ सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है टी प्लस वन, मीन न्यू क्यू है। और ये आपको टेबल में नजर आ रहा है क्यू साथ टी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये ओल्ड क्यू है। बस इतना ही कहा है मैंने अभी तक, अभी तो आगे बताया ही नहीं मैंने। ठीक है सर। अच्छा, अब आप देखिए ये टेबल की फंक्शनैलिटी अगर अंडरस्टैंड करें, मैं जहां तक ये क्लॉक है इसको भी अंडरस्टैंड करना है। मैं जब कोई रिजल्ट इधर दूंगा एस आर पे कोई ना कोई इनपुट, जाहिर है दो इनपुट्स हैं एस और आर, तो दो इनपुट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये जो क्लॉक है क्योंकि ये फीडबैक भी हो रहा है, इसलिए आपको एक कंट्रोल चाहिए कि जब आप कोई इनपुट देना चाहें तो उस इनपुट पे उसी इनपुट का जब आप रिजल्ट देना चाहें एक बटन रख लेते हैं। ये क्लॉक जस्ट लाइक ए बटन है। तो ये पुश बटन नहीं जैसे होता है, जब आप बटन पुश बटन स्टार्ट पे क्या होगा, अप होता है मीन 0, जब आप बटन को पुश करोगे तो वो 1 होगा और फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये इस तरह की क्लॉक पल्स बनती है, ये क्लॉक बटन की, कि आपने जब इधर रिजल्ट प्लेस करना है 0 0 करना है, 0 1 1 0 जो कुछ भी करना है, जब आपने उसको क्लॉक पल्स देनी है फिर इस इनपुट का रिजल्ट आगे प्रोपेगेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर रिजल्ट रखेंगे और फौरन वो अप्लाई हो जाए। अंदर गेट्स लगे हुए, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में क्या होता था, जब आप ये प्लेस करते थे
इन दोनों पे इनपुट्स देते थे, सीधा एंड गेट्स नैंड गेट्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते थे। तो इस वक्त यहाँ क्योंकि फीडबैक एलिमेंट है, कोई अजीब सा रिजल्ट ना बन जाए, तो आपने इधर जब इनपुट प्लेस करोगे तो उस इनपुट को आपने आगे प्रोसेस होने से बचाने के लिए ये कंट्रोल लगाया हुआ। और जब आप चाहेंगे कि इस इनपुट का रिजल्ट आए, फिर आप ये क्लॉक प्रेस करेंगे, यानी पुश बटन है। इनिशियली क्या होगा 0, ये देखें क्लॉक पल्स होगा 0। जब आपने बटन पुश किया, डाउनवर्ड पुश करने का मतलब ऑन किया, तो ये क्लॉक पल्स ऑन होगी। जितनी देर तक पुश रहेगा ये वो वाला टाइम है, और जब पुश बटन को आप छोड़ दोगे दोबारा से 0 हो जाएगा, तो ये देखें दोबारा से ये 0 स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्लॉक जस्ट लाइक अ पुश बटन, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर लैब में पुश बटन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्विच का भी यूज कर सकते हो। इनिशियली स्विच ऑफ है, तो जब भी आपने ये क्लॉक देनी होगी तो आप इसको ऑन करोगे और थोड़ी देर बाद ऑफ कर दोगे। वो ऑन करने का मतलब है आप चाह रहे हो कि ये जो इनपुट है इधर वो आगे अपना रिजल्ट दे दे। तो आप ये समझ लें कॉम्बिनेशनल सर्किट में एस आर पे अगर मैं कोई दूं तो उस रिजल्ट ने फौरन प्रोसेस हो जाना चाहिए। जबकि इस केस में इस मेमोरी एलिमेंट में एक क्लॉक है। क्लॉक मीन जब तक मैं इधर अगर एस आर पे कोई रिजल्ट दूंगा वो प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि मैं बटन ऑन ना करूं। तो क्लॉक पल्स ऑन बटन समझ लें। हम चाह रहे हैं कि ये जो मैंने इनपुट इधर प्लेस की है उसका आंसर चाहिए, तो इस बटन को पुश कर दें, मींस अब आपने रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? यस सर। जी सर। तो फिलहाल आपने क्लॉक को ये समझना है कि क्लॉक आपके पास कंट्रोल्ड इनपुट है। आपकी जो एस आर पे जो रिजल्ट आप प्लेस करोगे वो उस वक्त तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक आप इधर से उसको कंफर्म नहीं करोगे, यानी पुश बटन नहीं करोगे, ऑन करोगे। जहां तक ये मेमोरी एलिमेंट है तो मुझे बताएं, 2 इनपुट्स हैं और एक ही आउटपुट लाइन है Q, दूसरी उसकी कॉम्प्लीमेंटेड है, एक ही आउटपुट लाइन इसको कंसिडर कर रहे हैं। आपके इधर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन इनपुट्स पे? देखें, आपका Q 1 हो सकता है, एक नई आपकी एक ऐसी इनपुट होनी चाहिए जो उसको 1 कर दे। जी सकलैन सर ये हमारे पास जो आउटपुट है Q और Q प्राइम है, इसका मतलब हमारे पास इनपुट की रेंज 0 और 1 के अलावा नहीं हो सकती। एस आर की बात कर रहे हैं वो। जी सर, जो हमें इसमें इनपुट देंगे उसकी रेंज 0 से 1 तक ही हो सकती है बस। आउटपुट की बात कर रहे हैं आप? इनपुट की सर। नहीं, इनपुट 0, 2 इनपुट्स है ना, तो 4 पॉसिबिलिटीज है। आप 0 0 दे सकते हो, 0 1 दे सकते हो, 1 0 और 1 1। आउटपुट की ऑप्शंस 4 है। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज किसको कह रहे हैं आप? सर जैसे कि हम बाइनरी नंबर में 0 से 15 तक बिट कर सकते थे। नंबर से कंपेयर ना करें, डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर से कंपेयर ना करें। बस ये देखें 2 बटन है, 2 बटन में दोनों ऑफ रख सकते हैं, एक ऑन दूसरा ऑफ, पहला ऑन दूसरा ऑफ, पहला ऑफ दूसरा ऑन, दोनों ऑन। बस इस तरह समझें इसको। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब देखें, मुझे ये बताएं, इन 4 इनपुट्स पे आपकी एक ही आउटपुट है Q। क्या हो सकता है? आप एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए कि Q 1 हो जाए। जब Q है ना तो Q के ऊपर क्या रिजल्ट आना है? एक ही रिजल्ट आना है, एक बिट, या वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। तो आपको एक इनपुट, इसका फंक्शन इस तरह से बनाते हैं, एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए ये Q आउटपुट 1 हो जाए, और एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए ये Q रिजल्ट 0 हो जाए। 2 ऑप्शन तो हो गए। कोई और एक्शन भी आपके माइंड में आता है? एक तो आगे आपने कहा एक इनपुट पे मैं इसको 1 करवा लूंगा, एक इनपुट पे मैं इसको 0 करवा लूंगा, एक ही आउटपुट है, 0 और 1 न्यूट्रल हो जाए जी सर, न्यूट्रल हो जाए, ना 1 और ना 0। नहीं, दूसरी आप ये कहेंगे एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आउटपुट प्रीवियसली पड़ी हो उसमें कोई चेंज ना आए। ये भी तो एक फंक्शन है ना कि आप चाह रहे हो एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए कि अगर पहले रिजल्ट 0 पड़ा हुआ है वो वही रहे, अगर 1 पड़ा हुआ है वही रहे, यानी नो चेंज इन आउटपुट। और एक फंक्शन आपका ऐसा होना चाहिए
कि जो भी रिजल्ट पड़ा हो उसका उलट आए। मसलन आपका पहले 1 प्रीवियस क्यू पड़ी हुई है 1, अगर 1 पड़ी हुई है आप उसको टॉगल कहते हैं हम चेंज करना। आप एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए कि जो रिजल्ट पड़ा हो उसका उलट आ जाए। मसलन अगर Q1 है QT, तो मैं वो इनपुट दूं जिस पर टॉगलिंग करवानी है तो वो 1 से 0 हो जाए। और अगर पहले 0 पड़ा हुआ है QT, तो न्यू QT प्लस 1 हो जाए। तो यानी 4 पॉसिबल इसके फंक्शंस हैं कि एक पे आपने इसको 1 करवाने, जो भी पहले 1 है तो 1 रहेगी, 0 है तो 1 हो जाएगी। तो एक इनपुट पे आपने 1 करवाना है, एक इनपुट पे आपने 0 करवाना है, एक इनपुट पे आप चाह रहे हैं कि कोई चेंज ना हो, 0 यानी नो चेंज, और एक इनपुट जो भी रिजल्ट पड़ा हो वो चेंज हो जाए। तो 4 फंक्शंस इसके बन रहे हैं। लेकिन इस जो डिवाइस हम बनाना चाह रहे हैं इसको हम कहेंगे क्लॉक्ड SR लैच। इसमें 3 रिजल्ट 1 2 3 ये तो ठीक आ रहे हैं, आखिरी रिजल्ट वो प्रॉब्लम है, बाद में हम इसको रिवाइज करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या है, ये देखिए मैं 0 0 देता हूं, ये QT प्लस 1 ये समझें ये वो न्यू क्यू है जब क्लॉक पल्स प्रेस कर दी गई, यानी आपने 0 0 इधर प्लेस किया, उसको रोक के रखा हुआ है, जब आप क्लॉक पल्स देंगे तो तब न्यू क्यू आएगा जिसको मैंने कहा है QT प्लस 1। अब आप देखें 0 0 आउटपुट मैंने रखी हुई है, न्यू क्यू को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और पुरानी क्यू कोई ना कोई पड़ी होनी चाहिए। तो मैंने 0 0 पे क्या किया, एक्चुअली न्यू क्यू जो है वो आपकी ओल्ड क्यू ही है, मींस 0 0 पे नो चेंज। आप इधर 0 0 करते हो, पहले 0 पड़ा हुआ है तो आपने क्लॉक पल्स प्रेस करने का मतलब है 0 0 पे रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो जब आप क्लॉक पल्स पुश बटन ऑन करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले रिजल्ट पड़ा था वो ही रहे, इसको कहते हैं नो चेंज। तो मैंने 4 फंक्शंस अभी बताए थे ना कि 4 फंक्शनैलिटीज हमने इसमें निकालनी है। तो पहली 0 0 पे नो चेंज मीन आपकी जो न्यू क्यू है QT प्लस 1 वो क्या होगी, ओल्ड QT, जो पहले पड़ा हुआ है वही। तो इसका मतलब है इसको QT इसलिए लिखा है, अगर वो 0 है तो न्यू क्यू भी 0 होगा, अगर पहले 1 पड़ा हुआ है तो न्यू क्यू भी 1 होगा। तो ये चीज समझ आई, 0 0 पे न्यू रिजल्ट क्या होगा, QT, नो चेंज। यस सर, यस यस सर। सर। दूसरा रिजल्ट 0 1, मैंने कहा था एक इनपुट ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी न्यू क्यू को 0 कर दे। आप देखें 0 1, इसमें जो S है ये सेट के लिए यूज होता है और R रीसेट। तो आपको पता है रीसेट का मतलब क्या होता है, 0। तो मैं जब S पे 0 दे रहा हूं, R पे 1 दे रहा हूं, इट मींस मैं सर्किट को ये कह रहा हूं, R पे मैंने 1 रखा है तो सर्किट को मैं क्या डिक्टेट कर रहा हूं कि वो रीसेट हो जाए, और रीसेट का आंसर क्या होता है, 0। तो मैं 0 1 अगर दूंगा तो न्यू क्यू QT प्लस 1 क्या होगा, 0 आना चाहिए। इसको इधर से देख लें, 0 1, R पे 1 रखा, ये 0, अभी तो वो प्रोसेस नहीं होगा, जैसे मैं क्लॉक पल्स दूंगा तो न्यू क्यू आ जाएगा, और न्यू क्यू पहले इधर जो कुछ भी पड़ा हो वो क्या हो जाएगा, 0 0। ये माइंड में रखना है कि इंस्ट्रक्शन रीसेट की है, तो आपने इंस्ट्रक्शन इधर प्लेस की, S0 R1, अभी प्रोसेस नहीं हुआ, क्लॉक पल्स का वेट कर रहा है, जैसे ही आपने पुश बटन ऑन किया तो ये इंस्ट्रक्शन आगे सर्किट को क्या कर देगी, रीसेट। रीसेट मीन न्यू क्यू क्लॉक पल्स के बाद जो आएगा, यानी जिसको हमने QT प्लस 1 कहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। चाहे पहले इधर 0 था वो ओवरराइट हो जाएगा, अगर ओल्ड क्यू 1 था वो 0 हो जाएगा। तो यानी 0 1 रीसेट इंस्ट्रक्शन है, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद अगर ये 0 है तो 0 रहेगी, 1 है तब भी 0 हो जाएगी, इट मींस रीसेट स्टेट में आ गया सर।
ये इंस्ट्रक्शन को देखें, 1 1 1 1 में, सॉरी 1 0 S1 R0, क्या मतलब है? यानी S पे 1 देने का मतलब है आप सर्किट को कह रहे हो सेट स्टेट में आ जाए। सेट स्टेट रीसेट का उलट होता है, तो सेट स्टेट का मतलब है सर्किट 1 स्टेट में आ जाए, न्यू क्यू जो आपकी वो 1 हो जाए। अगर मैं इधर 1 देता हूं, इधर 0 देता हूं और फिर क्लॉक पल्स पे देखना चाह रहा हूं कि सर्किट किस स्टेट में आएगा, तो क्यू न्यू क्यू क्या बन जाएगा? 1 अगर वो पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, अगर वो 1 था तब भी 1 ही रहेगा। तो ये है इस थर्ड इंस्ट्रक्शन फंक्शन, इसका थर्ड इंस्ट्रक्शन है 1 0 पे आपका रिजल्ट 1 आएगा, 0 1 पे आपका रिजल्ट 0 आएगा, और लास्ट रिजल्ट 1 1। ये एक्चुअली जो हम मेमोरी एलिमेंट बना रहे हैं उसके फंक्शन में ये होता है कि जब दोनों 1 हो, एक ही स्टेट रह गई है, वो ये है कि जो भी ओल्ड क्यू पड़ी हो QT वो टॉगल हो जाए। टॉगल मीन चेंज हो जाए। तो अगर मैं होना तो ये चाहिए था, मैं 1 1 दूं, अगर इधर 0 पड़ा हो तो क्या हो जाना चाहिए? 1 सर 1। और अगर इधर 0 पड़ा हो तो 1 हो जाना चाहिए, अगर 1 पड़ा हो तो क्या हो जाना चाहिए? 0 0 अब आपने ये सीख लिया कि अगर मेमोरी एलिमेंट है और उसकी एक ही आउटपुट है, तो उस आउटपुट को के लिए जो फंक्शन टेबल बनेगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगी इनपुट्स की। एक है 0 0, यानी आप उस सर्किट में कोई चेंज नहीं लेके आना चाह रहे, जो पहले पड़ा हुआ है QT वही रहेगा। अगर वो 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। दूसरा इसका ऑपरेशन हमने ये बनाया, अगर आप इधर S0 और R1 देते हो, R पे 1 मतलब रीसेट, तो ओल्ड क्यू जो भी पड़ा हुआ है डोमिनेट कर जाए कि वो रीसेट हो जाए 0। अगर S1 और R0 हो, कुछ भी पड़ा हो क्यू पे, वो सेट स्टेट में आ जाए यानी 1। और 1 1 पे वो उलट होना चाहिए, लेकिन इस जो अभी हम SR लैच कर रहे हैं इसमें ये रिजल्ट एबनॉर्मल रिजल्ट आता है, तो फिलहाल इसको हम क्रॉस लगा देते हैं। इस क्रॉस को हम इस लेवल पे कहेंगे अनडिफाइंड, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इस टेबल को अगर इलेबोरेट करना है, अब मैं क्योंकि इसमें ओल्ड क्यू नजर नहीं आ रही, तो मैं ओल्ड क्यू को भी इधर प्लेस करने लगा। तो जाहिर मेमोरी एलिमेंट है, जब भी कोई इनपुट दे के क्लॉक पल्स दी जाएगी तो उससे पहले जो पड़ा है उसको साथ साथ देखना। अब देखिए SR आपके इनपुट से, QT+1 नई इनपुट है जो क्लॉक पल्स देने के बाद ऑब्जर्व की जाएगी, और जब आपने क्लॉक पल्स अभी दी नहीं थी उस वक्त जो Q पड़ा हुआ है ओल्ड वो QT है। तो इस वक्त जब आप इनपुट दोगे SR, तो उस वक्त जो ओल्ड पड़ा हुआ है वो भी इनपुट सेक्शन में आएगा कि ये इनपुट्स हैं और इस वक्त करंटली आउटपुट पे ये पड़ा हुआ है, अब नेक्स्ट क्यू क्या है इसको ऑब्जर्व करना है। तो इसकी टोटल ऑप्शंस की इसी टेबल को मैं एक्सपेंड करने लगा हूं। 4 ही पॉसिबिलिटीज है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैं अगर इन 4 ऑप्शन में से कोई अप्लाई करता हूं, तो आप देखिए QT एज्यूम कर लें, इन चारों कॉम्बिनेशंस पे 0 पड़ी हुई है। इन चारों कॉम्बिनेशंस पे QT 0 को कंसिडर करूंगा, और ये भी हो सकता है इन चारों कॉम्बिनेशंस पे अगर ओल्ड QT 1 है, प्रीवियस आउटपुट 1 पड़ी हुई है, तो मुझे उसको अलग से बताना पड़े। तो बताएं ये एक्सपेंशन समझ में आ रही है कि आपकी जो 4 पॉसिबिलिटीज है इनपुट्स की, जब आपने यहाँ को इनपुट देनी है उन 4 ऑप्शंस पे आप एज्यूम कर ले इधर 0 पड़ा है, और इन 4 पॉसिबिलिटीज पे एक ये एज्यूम कर सकते हैं कि उधर 1 पड़ा हुआ है। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस ऑब्जर्व करने पड़े। जी बताएं, समझ आ रही है इस पॉइंट की? यस सर। अब आप देखिए वही जो हमने टेबल दिया, मुझे आपने गाइड करना है। अब तो हमें नजर आ रहा है QT, पहले तो हमने एज्यूम किया था 0 0 पे QT+1 क्या है? 0 0 सर 0 आएगा। 0 कैसे पता चला? QT QT है, इनके नो चेंज कर रहे हैं प्रीवियस आउटपुट 0 थी। यस, ये जो QT है मीन ओल्ड रिजल्ट,
और ओल्ड रिजल्ट अभी हमें पता है, हमने एज्यूम कर लिया 0, यही रिजल्ट इधर आए। दूसरा कॉम्बिनेशन 0 0 पे अगर पहले 1 पड़ा हुआ है तो उधर क्या आएगा? 1 1 मीन नो चेंज। अब आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट 0 1 पे रीसेट इंस्ट्रक्शन है, अगर 0 पड़ा हुआ है तो क्या आएगा? 0 0 sir. 0 अब इसने इसको नहीं देखा बल्कि इसने रीसेट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। और अगर 0 1 पे 1 पड़ा हो तो फिर इधर क्या आएगा? 0 sir. 0 मतलब इंस्ट्रक्शन रीसेट की उसने रीसेट करना है, चाहे ओल्ड क्यू 0 हो या 1। 1 0 पे 0 क्या रिजल्ट आएगा? 1 1 1 0 पे अगर 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 इट मींस आप लोगों को समझ आ रही है। 1 1 पे अगर 0 है तो क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा सर अनडिफाइंड आएगा ना यहाँ पे। अनडिफाइंड वी डोंट नो, बल्कि अनडिफाइंड ज्यादा रीजनेबल वर्ड है। और 1 1 पे 1 आएगा तो ये मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया, ये इसकी मर्ज्ड फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड। इधर ओल्ड क्यू आप माइंड में रखें, 0 0 पे जो होगा वही आएगा, रीसेट पे रीसेट, सेट इंस्ट्रक्शन सेट कर देगी, और 1 1 पे अनडिफाइंड। अब ये जो फंक्शन टेबल है इसकी सर्किट डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है कि जो SR लैच है उसकी सर्किट डायग्राम क्या होगी। ये इसकी सर्किट डायग्राम। अब माइंड में रखिएगा एक चीज, हमने एक्चुअली इन कंपोनेंट्स को भी सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने क्या किया था? डिजाइन कर रहे थे हम, आपको याद होगा हमने एक डिजाइन प्रोसीजर दिया था ना कि ये कॉम्बिनेशन सर्किट इस तरह से डिजाइन होगा। और डिजाइन के लिए, कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या था? लॉजिक गेट्स। अब जो सीक्वेंशियल सर्किट होंगे इसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट। तो अभी हम डिजाइन तो बाद में करेंगे, डिजाइनिंग से पहले उन कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अभी हम जस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो एक मेमोरी एलिमेंट है। फॉलो कर रहे हैं? अभी हमने डिजाइनिंग शुरू नहीं की, अभी हम डिजाइन करने में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये ऐसी है जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट्स है और आप एंड गेट के फंक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। यस सर। ये जो फंक्शन टेबल है ये उसका सर्किट डायग्राम है। अभी हमने ये इसकी ब्लॉक डायग्राम, अभी हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये सर्किट जो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर इस तरह का सर्किट लगा हुआ है, क्या ये 0 0 पे क्या रिजल्ट देगा, 1 0 पे क्या रिजल्ट देगा, 1 1 पे, और वो सारा फंक्शन हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो मैं चेंज करने लगा हूं, मैंने शुरू में कहा था ना ये मेमोरी एलिमेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रीवियसली इधर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो मैं एज्यूम कर लिया 0। मैंने कहा था जब आप कोई भी रिजल्ट लेने लगेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट इधर पड़ा होगा, इधर एज्यूम कर ली। और ये 7 कॉम्प्लीमेंटेड है, बस उस कॉम्प्लीमेंट को देख के चलना है। अदरवाइज मैं आपसे पूछूं सर्किट किस स्टेट में है तो आप क्या कहोगे? ऑफ में सर। रीसेट सेट और रीसेट किस स्टेट में है? सर ये सेट में, रीसेट में सर। रीसेट 0 असल में रीसेट को कहते हैं। तो रीसेट स्टेट में सर्किट है। मैं अगर इधर इनपुट देता हूं 1 0, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन मैं इसको दे रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं? सर्किट को सेट स्टेट में लेके आना चाह रहा हूं। और मैं इधर क्लॉक पल्स दी है 0, मतलब ऑलरेडी क्लॉक बटन ऑफ है। तो बताएं नो इफेक्ट सर, सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्लॉक पल्स ऑफ है, जब तक क्लॉक पल्स नहीं देंगे ये रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन हम इसको ऑब्जर्व करने लगे, वाकई ये सर्किट में कोई चेंज तो नहीं लेके आएगा, वो चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्लॉक पल्स दी नहीं है, तो इट मींस इस 0 पे
ये यही रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए। ये ऐसी है जैसे उसने 0 स्टोर करवाया हुआ है ऑलरेडी, उसके अंदर 0 स्टोर्ड है, तो मैं क्लॉक पल्स ऑफ की हुई है, सेट इंस्ट्रक्शन दी है, तो सेट इंस्ट्रक्शन ने उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होना जब तक मैं क्लॉक पल्स 1 ना दूं, यानी उस बटन को पुश ना करूं, तो उस वक्त इसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ये चेंज इस इनपुट चेंज से डिफरेंट है, वो और चीज है कि ये इनपुट SR00 ये अलग से है, ये अभी क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स मीन मैंने इसको 1 रखा, इसको 0 रखा और अभी क्लॉक नहीं दी, इट मींस जो पहला स्टोर्ड एलिमेंट है वही रहना चाहिए। जरा देखते हैं, नैंड गेट में एक भी 0 तो क्या आता है आंसर? 1 1 आएगा। 1, तो ये दोनों जगह 1 आ गया। अब इसको भी अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, ये फीडबैक एलिमेंट है, ये आउटपुट इधर बैक आ रही है, ये आउटपुट इधर बैक आ रही है, तो जरा देखते हैं ये किधर है, इधर वापस, ये इधर वापस, दोनों 1 हो तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 0, और आप देखें 0 ही है, ये 0 वापस इधर जाएगी और 0 1 पे रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। तो इट मींस आपने देखा, आपने अभी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की, 1 0 दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये मैंने ये दिखाया है कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है 1 0, लेकिन क्लॉक पल्स नहीं दी, जो पहले से ही 0 है अंदर वही स्टेट है। इसको मैं नो चेंज नहीं कहूंगा, नो चेंज 0 0 पे ही मिलेगी, इसको मैं यही कहूंगा क्लॉक पल्स से पहले जो ऑलरेडी स्टेट थी, जो स्टोर एलिमेंट था 0, वही है। पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब मैं जब क्लॉक पल्स दूंगा, ये देखिए ये, अच्छा मैं इसको स्टेबल स्टेट कह रहा हूं, थोड़ी देर में आपको स्टेबल की मीनिंग भी पता चल जाएगी। साइलेंट है सर्किट, यानी 0 पे। अगर मैं इसी क्लॉक पल्स पे रीसेट की इंस्ट्रक्शन दूं और अभी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया, फिर क्या होगा? रीसेट होगा। रीसेट नहीं भी होगा। नहीं, इसको आप साइलेंट ही कहें। क्यों? क्लॉक पल्स अभी आपने नहीं दी ना, तो इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, आपने इंस्ट्रक्शन तो दे दी इधर, लेकिन उसने उस वक्त तक पास नहीं होना जब तक क्लॉक पल्स ये कंट्रोल कर रहा है, ये उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो माइंड में रखें, क्लॉक पल्स नहीं है, सर्किट साइलेंट यही रहेगा, यानी इसमें 0 स्टोर है, 0 ही रहेगा। मैं अगर इंस्ट्रक्शन 0 0 देता हूं, जो इंस्ट्रक्शन है नो चेंज वाली, लेकिन ये नो चेंज वाली भी आप यही समझे सर्किट साइलेंट ही रहेगा। अगर मैं इसको दूं 1 1, अनडिफाइंड होनी चाहिए, लेकिन इस 1 1 का मतलब भी है कि सर्किट साइलेंट रहेगा। रीजन पता क्या है? इस 0 ने इन दोनों को 1 किया हुआ है, और ये आप करके देख चुके हैं कि ये चेंज नहीं होगी। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? यस सर। यस सर। अभी मैंने आपको ये दिखाया, ये 4 की 4 इनपुट्स अगर अप्लाई करें और अगर आपने क्लॉक पल्स नहीं दी तो सर्किट साइलेंट रहेगा, मींस आपको रिजल्ट क्लॉक पल्स देने पे ही मिलेगा। अभी सिर्फ हमने ये देखा, अब हम अपना रिजल्ट देखने लगे हैं फंक्शन टेबल का। अब मैंने नए सिरे से सेट इंस्ट्रक्शन दी, 1 0 S1 R0। कौन सी इंस्ट्रक्शन है टेबल के अंदर? थर्ड वन। तो सर्किट आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 तो देखते हैं, और कब होगी 1? क्योंकि न्यू क्यू है। जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, पुश बटन ऑन करेंगे, तो इधर पुश बटन में ऑन करने लगा, ये ऑन कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 आएगा। 1। इसका रिजल्ट 0। 0 ये इधर गया और ये ऊपर ये 1 1 चला गया। एक भी 0 हो तो आंसर क्या आएगा? 1 1 में चेंज हो गया। ये 1 फीडबैक होके इधर आया, 1 1 आंसर क्या हो जाएगा? 0 0। और ये जो फीडबैक है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऐसी है जैसे ये आपस में फीडबैक होता रहेगा, नया रिजल्ट ओवरराइट होता रहेगा। लेकिन आपने रिजल्ट वो आपका रिजल्ट वो है जब ये स्टेबल हो जाएगा। तो अभी आप देखें, इस 0 ने फिर वापस इधर जाना है। यस सर। दोनों 0 हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 है।
ये 1 इधर जा रहा है, रिजल्ट क्या आया 0। ये 0 Zero. इधर जाएगा 1, ये 1 इधर आएगा 0, और ये 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम ये इस तरह से ओवरराइड करता रहेगा। अब मैं कह सकता हूं ये स्टेबल हो गया। जैसे स्टेबल हो गया, अब मैं देखूंगा कि 1 0 पे रिजल्ट क्या आया। तो 1 0 पे क्या रिजल्ट आया? 1 0 1 0 नहीं, आपने सिर्फ क्यू को बताना है। 1 सेट सर्किट सेट स्टेट में है या रीसेट में? सेट स्टेट में। set Set state यही इंस्ट्रक्शन कह रही थी 1 0 पे ये स्टेबल हो गया है, और हम कहेंगे सर्किट सेट स्टेट में आ गया। ये आपके पास इसका रिजल्ट है। और उस वक्त मैंने एज्यूम किया हुआ था, फॉर द टाइम बीइंग आप ये एज्यूम कर लें कि फर्ज करें इधर ये पहले रीसेट था, 1 0 ने इसको सेट कर दिया। फर्ज करें इधर 1 होता, तब भी क्या होना था? क्लॉक पल्स देने पे इसने ओवरराइट हो जाना था सेट स्टेट। क्यों? इंस्ट्रक्शन सेट की है तो उसने सर्किट को सेट कर दिया। फॉलो किया पॉइंट को? Yes, sir. yes sir नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने फिर मैंने जब पुश बटन, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जब पुश बटन ऑन किया तो भी मैंने पुश रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है उसको। क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन देखें, पहले ऑफ होता है, फिर जब आप पुश करते हो ऑन होता है। जितनी देर तक आपने पुश रखा हुआ है उतनी देर तक वो ऑन रहा, और वो अपना रिजल्ट प्रोसेस कर दिया उसने। फिर आपने इस बटन को छोड़ दिया। तो जब इस बटन को आप छोड़ोगे तो छोड़ने पे वो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, वो वही होना चाहिए जो सेट स्टेट में सेट। क्यों? 0 पे हमें पता है कि अगर क्लॉक पल्स 0 हो तो साइलेंट होता है सर्किट। तो आप देख सकते हो ये जब पुश बटन छोड़ोगे सर्किट साइलेंट है, कोई चेंज नहीं आएगी। तो इट मींस मैंने 1 0 दिया, 1 0, जैसी मैंने क्लॉक पल्स दी ये रिजल्ट 1 हो गया। चाहे पहले 0 था, चाहे रिजल्ट पहले 1 था, लेकिन 1 0 ने इसको 1 कर दिया। आई होप इतना समझ आ गया होगा। यस सर। अच्छा, अब हम कोई और ट्राई करते हैं। क्लॉक पल्स अभी हमने ऑफ रखी हुई है, बटन अभी प्रेस नहीं किया। दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अच्छा, फिर देख लें, मैंने लास्ट टाइम इसको 1 0 पे छोड़ा है, सेट किया था अभी पिछली इंस्ट्रक्शन में, तो मैं उससे ही आगे इसको टेस्ट करने लगा हूं। लेकिन जरूरी नहीं है, अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूं। तो यहां पहले रीसेट 0 भी हो सकता है, उस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ओल्ड रिजल्ट 1 हो या 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन डिसाइड करेगी उसने क्या करना है। क्योंकि लास्ट रिजल्ट जो मैंने अप्लाई किया था उसका रिजल्ट पड़ा हुआ है, मैंने कहा उसी के ऊपर इसको टेस्ट कर देते हैं। क्यों? कुछ भी हो टेस्ट हो सकता है, तो मैं कंटिन्यूएशन में इसको उसी के ऊपर टेस्ट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। अब मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन सेट देखने लगा? 0 1। सर्किट कौन सी स्टेट में है अभी? क्लॉक सेट पल्स स्टेट में। Reset. सेट नहीं, अभी क्लॉक पल्स से पहले कौन सी स्टेट में है? सेट स्टेट Set. Clockwise. Set state. सेट स्टेट। ये जब इंस्ट्रक्शन दी और क्लॉक पल्स होगा तो ये क्या बन जाएगा? रीसेट स्टेट में सर। रीसेट। ये देखें 0 1, क्लॉक पल्स के बाद इसको 0 ना चाहिए, चेक करते हैं। अभी मैंने 0 1 दिया, क्लॉक पल्स नहीं दी, इसको टेस्ट करने लगे, ये मैंने 1 दे दी। जैसे मैंने पुश बटन ऑन किया, ये इधर 1 चला गया, 1 1 0, ये 1 इधर 0। आप समझ लें कि ये बहुत तेजी से फीडबैक हो रहा है। मैं तो जरा स्लोली आपको करके दिखा रहा हूं। एक भी 0 तो आंसर क्या आएगा? 1. 1. 1। ये 1 इधर गया और ये 0 की वजह से क्या हो जाएगा? 1 1 1। थोड़ी देर के लिए सिचुएशन बड़ी अजीब सी आई है। Q और Q प्राइम कभी एक जैसे नहीं हो सकते। फॉलो करें पॉइंट को? यस Yes, सर। sir. लेकिन हमने देखना है, स्टेबल होने पे डिसाइड करना है कि हमारी रिजल्ट एबनॉर्मल है या नहीं। अभी ये स्टेबल नहीं हुआ, ये 1 वापस इधर जाएगा, दोनों 1 है तो ये क्या बन जाएगा? 0 0 ये 0 इधर आएगा, दोनों 0 है तो ये क्या बन जाएगा? 1 1।
और आपने देखा अब थोड़ी सी दरमियान में ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन उसके बाद ये स्टेट आ गई, अब ये फिर इधर जा रहा है 1 0, ये 0 इधर आ रहा है 1, ये फिर 1 इधर जा रहा है 0, ये 0 इधर, और ये आता जाता यही रिजल्ट आपका स्टे कर गया है। इसी रिजल्ट को हम देख के कहेंगे ये हमारा स्टेबल रिजल्ट है, और इसी को देख के हम डिसाइड करेंगे हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी 0 1, और 0 1 पे सर्किट को किस स्टेट में होना चाहिए 0, और देखो सर्किट रीसेट स्टेट में है, वर्किंग कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा, अगर हम क्लॉक को जल्दी मतलब छोड़ देंगे तो वो अगर 1 1 आ गया रिजल्ट फिर हाँ देखिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। अगर आप क्लॉक को जल्दी छोड़ देंगे, जरा माइंड में रखिएगा ये जो गेट्स हैं ये नैनो सेकेंड्स में प्रोसेस कर रहे हैं, और आप इतना तेजी से पुश बटन को छोड़ नहीं सकते। आपका और उसका टाइम, एक इस दुनिया का टाइम है, एक ये दूसरी दुनिया है जो बहुत फास्ट है आप लोगों से, ऐसा पॉसिबल नहीं। जी सर इसका मतलब जब हम ये वायर लगा रहे होते हैं उसमें एक वो न्यूटन वायर लगाते हैं कि करंट को, उस वक्त ये अनस्टेबल होता है, 1 1 आ जाता है दोबारा प्रोसेस होने के लिए। नहीं आप मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करें। आपने पुश बटन किस क्वेश्चन किसने किया था पहले, मुझे जरा नाम बताएं। सकलैन सर उसामा रमजान, आप एक पुश बटन में लैब में देता हूं, मैं आपसे कहता हूं इसको पुश करो और बहुत जल्दी से इसको छोड़ देना है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेंगे आप ये काम करने के लिए? आधा सेकंड लग जाएगा। 0.5 सेकंड मिनिमम। 0.5 सेकंड, या कह लें सेकंड का 10वां हिस्सा, इतना ही फास्ट हो सकते हैं ना आप। यस सर। लेकिन ये पता कितना टाइम ले रहा होता है प्रोसेस में? 1 सेकंड का कोई 1 मिलियन। अब बताएं ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी? नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं होगी। सर अगर वो बार बार चेंज हो रहा है तो फिर नहीं, तो मेरी बात सुनिए, उसने 3 दफा बार बार चेंज होके ये रिजल्ट दे दिया। वो 3 दफा करने के बाद जब आपने पुश बटन जल्दी से छोड़ा है ना, तो ये बार बार पता कितनी दफा हो चुका है? को 50,000 टाइम्स ये हो चुका होगा, और आपने देखा वो 3rd अटेम्प्ट में रीस्टेबल कर दिया उसने। अभी उसने आपके पुश बटन पे 50,000 दफा वापस हो सकता है वो। तो ऐसी ओके सर, फॉलो किया आगे point? समझ सर। जी सर। लेकिन माइंड में रखें, फर्ज करें ऐसा अगर हो जाता है तो आपको कम से कम अपना पुश बटन उतनी देर तक प्रेस रखना होगा जब तक के रिजल्ट स्टेबल ना हो जाए। ये मैं वैसे कह रहा हूं, हालांकि गेट्स में ऐसा नहीं होता। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। चलिए माशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस टॉपिक को, गुड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर हम क्लॉक पल्स ऑफ कर देंगे तो सर्किट ने तो साइलेंट रहना है ना, उसी तरह। अब हम अगला नो इफेक्ट, अगली अटेम्प्ट ले रहे हैं 0 0। अब ये हमारी 0 0 इनपुट है, माइंड में रखिएगा ये इनपुट है। इसके ऊपर रिजल्ट क्या होना चाहिए? अगर हम क्लॉक पल्स देंगे तब रिजल्ट क्या आना चाहिए, बताएं इधर। प्रीवियस रिजल्ट सर। सर Sorry? 0 है previous है। ये 0 है, और मैं जब क्लॉक पल्स दूंगा तो 0 0 पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? 0 ही सर। सेम रिजल्ट। सर 0 ही रहेगा। यानी नो चेंज। 0 नो रीसेट चेंज। देखिए 0 0 पे नो चेंज, तो मतलब ये है कि अगर इधर 0 है तो वो 0 रहेगा, 1 है तो वो 1 ही रहेगा। अभी 0 है तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। जो क्लॉक पल्स 0 है वो तो अलग है कि सर्किट साइलेंट होगा, जबकि अब इनपुट ये कह रही है कि इस इनपुट पे कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं क्लॉक पल्स देख के ऑब्जर्व करना चाहूंगा सर्किट ऐसे ही बिहेव करते हैं या नहीं। मैं क्लॉक पल्स देने लगा इस 0 0 पे, ये 0 0 प्लेस कर दिया, ये इधर 1, तो देखते हैं ये क्या इफेक्ट होता है। एक भी 0 तो आंसर 1, ये भी 1, ये 0 इधर आया, एक भी 0 तो आंसर 1, ये 1 इधर गया, दोनों 1 तो आंसर 0 0 1 रहा, ये 1 0 रहा, और ये 3-4 दफा आपने देखा ये स्टेबल हो चुका है। तो इट मींस स्टेबल, और ये वो फंक्शन रिजल्ट है, नो चेंज। ये साइलेंट वाला नहीं,
फॉलो कर लिया ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, नेक्स्ट, जीरो क्लॉक पल्स की नो इफेक्ट, छोड़ दिया पुश बटन को। आखिरी अटेम्प्ट लेते हैं 1-1 की, 1-1। तो 1-1 पे मैंने लिखा हुआ अनडिफाइंड। अब मैं दिखाऊंगा आपको वो अनडिफाइंड क्या होता है। अभी तक तो नो चेंज आएगी, क्यों? आपने क्लॉक पल्स 0 रखी हुई है। जैसी क्लॉक पल्स आप देते हो 1, तो देखिएगा क्या होता है। 1-1 इधर क्या आएगा? 0 0 सर। 0 इधर 0 जीरो। 0 0 0 तो जरा देखें, ये 0 इधर गया, दोनों, ये 1 इधर गया, एक भी 0 तो आंसर 1, 1 ये 1 इधर आ जाएगा। 1 एक भी 0 तो आंसर 1, ये 1 इधर गया। एक भी 0 तो आंसर 1, ये 1 इधर आया। एक भी 0 तो, ये देखें इस 0 ने क्या किया हुआ है, दोनों को 1 कर दिया। चाहे ये इधर आते जाते रहे, मिलियंस ऑफ टाइम भी जाते रहे, इन दो जीरोस ने इन दोनों को 1 ही रखना है। तो क्या ऐसा हो सकता है Q और Q प्राइम दोनों 1 हो? No, sir. No, sir. No, नो sir. सर। नो सर। इसी वजह से 1-1 पे जो SR लैच है ये अनडिफाइंड रिजल्ट देती है। चाहे पहले 0 हो तब भी 1-1 आएगा, चाहे पहले इधर 1 हो तब भी 1-1 आएगा। तो ये अनडिफाइंड को मैंने इधर 0 हो तब भी अनडिफाइंड, 1 ये 1 हो तब भी अनडिफाइंड। आई होप आप लोगों ने इसके ऑपरेशन को समझ लिया होगा। यस सर। यस सर। ये आपको समझाने के लिए मुझे इस स्लाइड को, इस एनिमेशन पे 2 दिन लगे। अब बहुत एफर्ट की जा रही होती है आपको समझाने के लिए, और आप फिर भी, कुछ लोग ऐसे हैं वो अभी भी सोए रहते हैं, अभी भी कुछ लोग सो रहे होंगे, सुन ही नहीं रहे होंगे, और ये देखते नहीं है कि उनको समझाने के लिए कितनी एफर्ट की जा रही है। खैर, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी का, आप अपना काम करते रहें जो आपकी ड्यूटी है। सर ये Thank you, जब अनडिफाइन आया, जी सर ये जब अनडिफाइन आया, हम कह सकते हैं उस वक्त ब्लास्ट हो गया सर्किट। हाँ, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि 1-1 अगर SR लैच आप यूज करेंगे और कहीं इनपुट, उस सिनेरियो में इनपुट के चांसेस 1-1 है, तो SR लैच नहीं यूज करेंगे, ये कंक्लूजन हो सकता है। तो आपने ये SR लैच को उधर यूज करना है जहां 0-0, 0-1, 1-0 3 कॉम्बिनेशंस तक आपकी सिचुएशन हो। ये फोर्थ आ ही ना सकती, अगर आती है तो फिर रिस्की है। ओके सर। सर इसका यूजेस बता दें, कहाँ पे वैसे यूज हुआ है? इसका यूज मैंने बताया, ये मेमोरी एलिमेंट है और एक बिट को स्टोर करने का एलिमेंट है। और आप सिर्फ, ये इस तरह की मेमोरी है जिस मेमोरी को आप उस स्टोरेज को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनपुट 0-0 करेंगे तो इट मींस आप चाह रहे हैं जो पहले से स्टोर्ड एलिमेंट है वो चेंज ना हो। इनपुट S0 R1 करेंगे, इट मीन जो स्टोर्ड एलिमेंट है उसको आप रीसेट करना चाह रहे हैं। इनपुट S1 R0 है, इट मींस जो स्टोर्ड एलिमेंट है उसको आप रीसेट करना चाह रहे हैं। और 1-1 मींस जो स्टोर्ड एलिमेंट है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। ये फंक्शन इस मेमोरी डिवाइस के थ्रू मिल रहा है। ओके सर। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके पास ये मेमोरी एलिमेंट तो है जो किसी बिट को स्टोर करता है, लेकिन अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये 4 इनपुट कंट्रोल्स हैं आपके पास, कि अगर आप इसको रीसेट करना चाहो कर सकते हो स्टोर्ड एलिमेंट को, अगर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर उसको टॉगल करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, जो इसमें नहीं हो रहा फिलहाल, आगे जाके हो जाएगा, SR में नहीं हो रहा, चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, और अगर आप कहते हो कि कोई भी चेंज ना आए तो वो भी कर सकते हो। तो आपके पास 1 बिट स्टोर्ड एलिमेंट है और साथ उसका फंक्शन भी आपको सिखा दिया गया। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। अब आप इसमें देखें, ये इसकी लॉजिक डायग्राम, इसको हम कहेंगे लॉजिक डायग्राम, इसको हम कहेंगे फंक्शन टेबल, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी होती है, वो भी देखनी है। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जो टेबल है ये ट्रुथ टेबल की तरह नहीं नजर आ रहा। Yes, sir. यस सर। फिर फर्क इतना है, इस इनपुट्स के साथ उसी सर्किट की जो प्रीवियस आउटपुट है, जो अब इनपुट का रोल प्ले कर रही है, वो भी इनपुट सेक्शन में आ गई।
और कुछ भी नहीं है। तो आप इसको प्लेन एक मैप लें 3 वेरिएबल, उसी तरह इनपुट्स ए बी सी होती है, उसी तरह कंसिडर करें QT SR, और इस मैप का नाम क्या होगा आउटपुट को QT+1 है। ये QT प्लस सिंगल कॉलम है ना, तो इसके लिए मैप बना रहे हैं ये QT+1, तो इस मैप का नाम होगा QT+1 और ये रिजल्ट हमने प्लेस करने हैं। ये 1 किस बॉक्स में जाएगा 0 1 0, क्योंकि QT SR ये ऐसी है ओल्ड Q, ये आउटपुट है लेकिन इधर इनपुट बन रही है, ओल्ड Q SR इनपुट्स हैं और जो न्यू रिजल्ट आएगा वो ये वाला कॉलम। तो आप जब इसको इनपुट कंसीडर करोगे तो ये 1 आपने प्लेस करने बॉक्स नंबर 2, मतलब इधर आएगा, ये 1 प्लेस करने बॉक्स नंबर 4 यानी इधर आएगा, और ये 1 प्लेस करने अपने बॉक्स नंबर 6 यानी इधर, और ये x कुछ भी हो सकता है, ये आप बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 7 में प्लेस करते हैं। तो ये आपने 1s प्लेस कर दिए और एक्सेस डोंट केयर ये आ गया। कोई इश्यू तो नहीं यहाँ तक? सर ये No, एज अ sir. डोंट केयर ले सकते हैं एक्स? नो सर हाँ, ये डॉट केयर के तौर पे ले सकते हैं। आप इसको ग्रुप बनाओगे, ये 2 ग्रुप बने, इस ग्रुप को हमने लिखा, इसको QT 01 चेंज हो रहा है डिस्कार्ड, R डिस्कार्ड S आ जाएगा, और इस ग्रुप को जब हम लिखेंगे इसको QT और इस ग्रुप के लिए S डिस्कार्ड हो रहा है, R प्राइम, मेरे ख्याल में उसी तरह ही जैसे बुलियन फंक्शन हम बना रहे होते थे सिंप्लीफाइड, तो ये सिंप्लीफाइड न्यू QT+1 है, इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आप अगर देखें, अगर मैं आपसे पूछूं SR लैच, मैं एग्जाम में क्या पूछ सकता हूं कि ये SR जो लैच है इसकी लॉजिक डायग्राम बताएं, आप ये बताओगे, ब्लॉक डायग्राम लिखें, आप ये बताओगे, मैं कहूंगा उसका फंक्शन टेबल बताएं, आप ये बताओगे, मैं पूछता हूं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें, आप इसको एक्सपेंड करके मैप करके ये बना लोगे। ये आंसर है। एक्चुअली आज मैंने सिर्फ आपको बताया ये होती है SR लैच, ये सर्किट डायग्राम, ये उसका फंक्शन टेबल, और मैंने करके दिखाया कि वाकई यही फंक्शन टेबल इधर से वेरीफाई हो रहा है और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आपने ये जो रिजल्ट टेबल से लेना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी ले सकते हो ना। आप इधर देखो, इसको 1 करो, R को 0 करो, 1 0 मतलब 1 0 सेट, तो पूरा रिजल्ट देखें न्यू की सेट, तो आपको इधर से भी ये रिजल्ट्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो एक्चुअली अभी तक हमने सीखा है SR लैच क्या होती है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिक्वेंशियल सर्किट का। तो मैंने आगे सिक्वेंशियल सर्किट्स पे जाना है, और सिक्वेंशियल सर्किट को जब डिजाइन करूंगा तो उसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट यूज होगा, वो होगा ये SR लैच। आज आपको उस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की डिटेल बताइए। फॉलो किया पॉइंट को? यस Yes, सर sir. और अभी हमने, मैं अब आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी, जो इसका एक इश्यू था कि ये 1 1 पे अनडिफाइंड रिजल्ट दे रहा है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें करेंगे। अब होपफुली आप इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लो, सारी चीजें तो आपको समझ आ गई। मैं अगर इस SR लैच को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मींस एक थर्ड इनपुट, जाहिर है सिक्वेंशियल सर्किट है, मैं पता किसकी तरफ जा रहा हूं, वो जो 1 1 पे अनडिफाइंड था ना, मैं उसको रेक्टिफाई करने लगा कि वो 1 1 पे क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए। नहीं, अनडिफाइंड। नो, 1 1 पे Undefined। फंक्शन तो उसी को तो रिजॉल्व कर। सॉरी, सर सेट होगी। नो, 1 1 S1 चेंज हो R1 जाए सर, पहली वाली है। चेंज होनी चाहिए। टॉगल, टॉगल का मतलब है अगर प्रीवियसली रीसेट है तो सेट हो जाए, अगर प्रीवियस रिजल्ट सेट है तो रीसेट हो जाए, रीसेट तो सेट हो जाए, टॉगल हो जाए। समझ रहे? यस सर। अब हम
उसी पॉइंट को जो अभी एसआर लैच में क्या आ रहा था, 1 1 पे क्या आ रहा था, अनडिफाइंड सर। सर अनडिफाइंड यानी दोनों 1 आ रहे थे, अनडिफाइंड। अब सिर्फ उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, ये 1 1 पे रिजल्ट भी दे टॉगलिंग का, और जो पहले वाला बिहेवियर है वो भी चेंज ना हो। यानी पहला बिहेवियर क्या था, 0 0 नो चेंज, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट और 1 1 पे टॉगल। तो फोर्थ ऑपरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो इसकी आउटपुट है Q, इसको हम इधर से उठा के ये R के साथ कनेक्ट कर दें, 3 गेट इनपुट बन जाएगा। थर्ड इनपुट ले लें, R के साथ कनेक्ट नहीं करनी, सॉरी गलत कह गया। इसको यहां से उठा के इसको ज्वाइन करें, एक नई कनेक्शन ले और इस एंड गेट की थर्ड इनपुट बना दें, और इसकी Q प्राइम को इधर से लेके उसकी थर्ड इनपुट बना दें। ये आपका 1 1 का मामला हल हो गया। सिर्फ ये क्योंकि एक नई मॉडिफिकेशन है, एक साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया था, उसका नाम था मेरे ख्याल में जैकस कर्बली, पता नहीं वो एग्जैक्ट नेम, तो उसका नाम एक जे और के, दो उसके वर्ड थे, तो उसने इसको नाम जे के रख दिया, जे के फ्लिप फ्लॉप। अभी वैसे मैं लैच और फ्लिप फ्लॉप में भी फर्क बताऊंगा, अभी फिलहाल हम इसको लैच भी कह सकते हैं। लेकिन उस साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसके नाम से जो एस है सेट वाला, उसको जे कह दिया, आर को के कह दिया, जे के बन गया। अब पहले वाली जो एस आर लैच है वो किस में चेंज होगी, जे के फ्लिप फ्लॉप, इसको हम कहेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप। इतनी मॉडिफिकेशन से देखते हैं कि क्या हमारा काम हो गया या नहीं। अब जरा जल्दी से 4 मिनट्स है मेरे पास, अब आप सारी चीजें समझ चुके हैं तो जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम, सिर्फ एस और आर की जगह पे, एस की जगह पे जे और आर। अब आप ये समझ लें, जे अगर 1 होगा और के 0 होगा तो मीन सर्किट सेट स्टेट में आएगा, और अगर के 1 है और जे 0 है तो सर्किट रीसेट। अगर दोनों 0 हैं नो चेंज, और अगर दोनों 1 है तो क्या होगा, टॉगल चेंज होगा सर। वेरी गुड। जरा देखते हैं, ये इसका टेबल है, 0 0 नो चेंज, 0 1 ये 1 के पे है जो कि आर होता था, रीसेट, 1 0 ये 1 क्योंकि जे है जो पहले एस होता था, सेट, और 1 1 पे क्यूटी प्राइम। क्यूटी प्राइम मीन हमें तो नहीं पता पहले कौन सा एलिमेंट स्टोर्ड है, अगर वो 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस, इसको कहते हैं टॉगल। चेक करते हैं, ओल्ड स्टेट रीसेट स्टेट में है। अच्छा माइंड में रखें, जैसे ही रीसेट स्टेट में आपको पता है इस 0 ने तो फॉरन फीडबैक होकर थर्ड इनपुट पे पहुंच जाना। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? Yes. अभी मैंने ना तो जेके दी है ना क्लॉक पल्स दी है, ये रिजल्ट वापस, और ये 1 दूसरे गेट की इधर इनपुट पे। अब आप 1 0 देते हैं तो 1 0 पे सर्किट को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 सर। 1। अभी मैं जेके फ्लिप फ्लॉप से वही प्रीवियस चेक करने लगा हूं, असल इस 1 1 को देखना है बाद में। तो जरा 1 0 पे देखते हैं, वो तो नहीं डिस्टर्ब हो गए। तो 1 0 पे क्लॉक पल्स अगर मैंने 1 दी है तो इस 1 0 पे ये रिजल्ट आना चाहिए 1। तो देखते हैं, तीनों 1, रिजल्ट 0, एक भी 0 तो रिजल्ट 1, 0 1, एक भी 0 हो तो आंसर 1, ये 1 1 1 आंसर 0, ये 0, दोनों 0 आंसर 1, ये 1 आंसर 0 0 आंसर 1। स्टेबल हो चुका है? यस सर। यस तो सर। 1 0 पे क्लॉक पल्स देने पे सर्किट के स्टेट में आ गया, 1 सेट सेट स्टेट। स्टेट सेट सेट स्टेट। स्टेट में आ गया। हाँ ये स्टेबल है और ये वर्क कर रहा है उसी तरह जैसे एसआर लैच कर रही थी। दूसरा ट्राई करते हैं, अगर सर्किट ऑलरेडी रीसेट है, सेट भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, मैं वही ले रहा हूं, तो ये तो 0 इधर है
1 इधर, ये तो इनपुट अप्लाई करने से पहले ही वापस जा रही है। आप इंस्ट्रक्शन देते हो J0 K1, क्या करना चाह रहे हो सर्किट को? रीसेट। तो देखते हैं ये ऑलरेडी रीसेट है, तो कहने का मतलब है ओवरराइट होना चाहिए 0 के साथ। देखते हैं क्लॉक पर Z1, एक भी 0 तो आंसर 1, एक भी 0 तो आंसर 1, 0 इधर आया, एक भी 0 तो आंसर 1, ये 1 इधर चला गया, दोनों 1 है तो आंसर 0, 0, आंसर 1, 1, 0, 1, 0 स्टेबल। और आप देखो रीसेट था, ओवरराइट भी रीसेट हो गया, रीसेट इंस्ट्रक्शन ने उसको एक्स्ट्रा रीसेट कर दिया। ठीक हो गया जी? यस सर। यस नेक्स्ट सर। आते हैं, ये स्टेबल है और सर्किट रीसेट स्टेट में। अगर सर्किट रीसेट है उसी तरह ये फीडबैक होके ये जा रही है, और मैंने 1 1, ये वो काम है जो टॉगलिंग का चेक करना है। 1 1 पे सर्किट का क्या रिजल्ट होना चाहिए? 0 सर। सर या 1 आ जाएगा। 1 0 सर। ये रीसेट है, क्या होना चाहिए? ये सर सेट हो से जाएगा। सेट हो होना जाएगा। चाहिए। सेट होना चाहिए। इट मींस पहले क्या होता था 1 1 में, ये पहले दोनों अनडिफाइंड, दोनों 1 हो गए थे, यही देखा था ना आपने? यस। तो Yes, इट sir. मींस वो जो आपने उधर एक एबनॉर्मल सिचुएशन देखी थी वो ओवरकम हो गई है, उसी को ऑब्जर्व करने लगे। तीनों 1, ये 1 दिया, तीनों 1 है तो आंसर 0, एक भी 0 तो आंसर 1, ये 1 इधर चला गया, ये 0 इधर आ गया, एक भी 0 तो आंसर क्या होगा? 1, ये 1 इधर, दोनों 1 ने 0, ये इधर 0 चला गया, दोनों 0 आंसर 1, 1 इधर, स्टेबल हो चुका है। तो आपने देखा 1 1 पे पहले दोनों 1 आ रहे थे, अब उसने क्या किया? टॉगल कर दिया। टॉगल मीन रीसेट था, तो ये वाला रिजल्ट आ रहा है, तो वो रेक्टिफाई हो गया इससे, स्टेबल स्टेट टॉगल। अगर आप इसको, मैं इसको दोबारा चेक करवाने लगा हूं टॉगलिंग दिखाने के लिए कि अगर ये पहले सेट हो, अभी तो मैंने रीसेट से सेट किया है ना, अब सेट से रीसेट करके दिखाने लगा हूं कि अगर पहले से ये सेट है तो 1 1 उसको टॉगल ही करेगा। अगर ये ऑलरेडी सेट स्टेट में है तो ये 1 इधर पहुंच गया, ये 0 इधर, क्यों? अभी इनपुट से पहले ये वापस पहुंच चुके होते हैं। 1 1 दिया टॉगल करने के लिए, क्लॉक पल्स दी, क्या हो जाएगा? ये क्या होना चाहिए? रीसेट 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा सर। इधर क्या होगा? 0 1 होगा। 0 होगा सर। और नहीं, क्यों बताएं, सिर्फ एक को बताएं, ये क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा, यानी टॉगल हो जाएगा। देखिए 0, यस सर। ये आ गए, और 1 होगा। ये 1 इधर, एक भी 0 तो आंसर 1, ये 1 इधर, एक भी 0 तो आंसर 1, ये थोड़ी देर के लिए सिचुएशन आई है, फिर ये इधर गया, दोनों 1 0, ये 0 इधर आया 1, और अब ये स्टेबल हो चुका है। तो आपने देखा कि 1 1 पे सेट से उसने रीसेट कर दिया, और प्रीवियस में मैंने क्या किया था? रीसेट से सेट करवाया था। तो ये देखिए रेक्टिफाई हो चुका है, जो काम RS में अनडिफाइंड था डिफाइन हो चुका है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लें, 0 0 पे नो चेंज, ये वाली 0 1 पे रीसेट, ये रीसेट, और ये रीसेट, सेट पे सेट, और ये भी सेट, और ये आखिरी सिचुएशन 0 है, 1 1 पे क्या हो जाएगा? टॉगल 1, यानी इस 0 से 1, ये 1 1 इसको टॉगल कर देगा 0 में। ये लॉजिक डायग्राम, ये फंक्शन टेबल, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? अब आपके पास 1 1 2 3 और 4 और 6 में 1s है। अब अनडिफाइंड तो है नहीं ना, इनकी ग्रुपिंग करें, रिजल्ट को लिखें, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लॉजिक डायग्राम, फंक्शन टेबल, ब्लॉक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
आई होप आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यस सर। Yes. Yes.